जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th साइंस का महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में 11 नंबर का पूछा जाएगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें दोस्तों। जैसा कि आपको पता है क्लास 10 जो साइंस सब्जेक्ट है आपका वह 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी। तो मैं बता दूं आपको फिजिक्स से यहां पर आपका 4 नंबर का प्रश्न आएगा और केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न आएगा एंड बायोलॉजी से यहां पर 4 नंबर का प्रश्न आएगा। कह लीजिए एक एक नंबर का प्रश्न होगा और 4 प्रश्न फिजिक्स से, 3 प्रश्न केमिस्ट्री से और 4 प्रश्न आपका बायोलॉजी से होगा। तो कुल 11 बहुविकल्पी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और 11 नंबर का होगा। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं, यदि आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो जान लीजिए दोस्तों आपका 11 नंबर पक्का हो गया। आपको एक भी प्रश्न एक्स्ट्रा अब आपको नहीं पढ़ना होगा यदि आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो दोस्तों मैं बता दूं इसमें आपको मैं 90 क्वेश्चन कराने वाला हूं। कितने क्वेश्चन? 90 क्वेश्चंस कराने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक सभी क्वेश्चनों को देखिए और एक नोट्स में इसको लिख लीजिए। उसके बाद जब आपका एग्जाम होने वाला होगा ना तो इसको एक दो बार आप रिवीजन करके जाइएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि इससे आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी आप खुद समझदार हो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या। तो इसमें बोला है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। इसी प्रकार आपके कुल 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी को हम एफ से व्यक्त करते हैं, कितना है? 10 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले भी बता रखा है यदि अवतल दर्पण की बात करेगा तो फोकस दूरी माइनस में हो जाएगी, उत्तल दर्पण की बात करेगा तो या फोकस दूरी प्लस में रहेगी। ठीक है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम आर से व्यक्त करते हैं यानी आर आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से आएगा ही आएगा, लिख के ले लीजिए। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां पे एक क्वेश्चन आपसे पूछता है ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में या तो आपसे संबंध पूछ लेगा या तो यहां से आपको एक न्यूमेरिकल पूछेगा। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है तो इस पर थोड़ा फोकस करिएगा अच्छे से। ठीक है, तो यानी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाए क्योंकि उत्तल दर्पण इसलिए हम इसको प्लस में रखेंगे और वक्रता त्रिज्या आर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है इसमें एक फार्मूला होता है फोकस दूरी यानी एफ बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, वक्रता त्रिज्या आर बटे कितना? 2। लेकिन हमें निकालना है यहाँ पे क्या? त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 का f में गुणा कर देंगे। तो r बराबर क्या निकल जाएगा? 2 का f में गुणा करेंगे 2 इंटू f हो जाएगा। तो r बराबर जब आप निकालोगे वक्रता त्रिज्या बराबर निकालोगे 2 का 2 रहने दीजिए इस तरीके से। f की वैल्यू आपकी कितनी यहाँ पे? 10। तो यहाँ पे कर दीजिएगा आप 10। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर ये आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों? आंसर निकल जाएगा यानी वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या इसमें देखिए 20 सेंटीमीटर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी है। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों अभी मैं सॉल्व करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर आपके एग्जाम में यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन देखिए उलट फेर करेगा तो करेगा क्या? ध्यान दीजिए, जो फोकस दूरी है यहां पर कुछ और वैल्यू दे देगा और दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो सकता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या देकर फोकस दूरी पूछ ले। तो क्वेश्चन यहां से आएगा, बस इतना याद रखिएगा किस तरीके से करना है। मान जो दिया रहेगा पहले उसको निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बात आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं ये ना हो कि मैं जो कुछ खास बताने वाला हूं वही आपका छूट जाए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जितना भी समय लग रहा है अगर यहाँ पे आप अपना महत्वपूर्ण समय दे देते हैं तो कंफर्म है 11 नंबर ये वीडियो आपको देकर ही जाएगा। ये आप लिख कर ले लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चनों को समझा के कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है
तो कांच का अपवर्तनांक यहाँ पे दे रखा है। अपवर्तनांक अगर आपके एग्जाम में नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे लिख के दिया रहेगा अपवर्तनांक बराबर, या पेपर के पीछे दिया रहेगा अपवर्तनांक बराबर। इतना याद रखिएगा, पेपर में कई तरीके से प्रश्न पूछता है। अब वहां पे सब आपको निर्देश पढ़ लेना होगा, इसलिए आपको एग्जाम में 15 मिनट एक्स्ट्रा समय मिलता है। तो 15 मिनट जो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा उसको आप पहले पढ़ लिया करिए क्वेश्चन को, ठीक है। जो निर्देशांक उसको दिए रहेंगे सबसे अच्छे, ठीक है। उसके बाद में प्रकाश की चाल होगी, तो देखिए ये भी एक न्यूमेरिकल है। बोला है प्रकाश की चाल, तो कहाँ निर्वात में, तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपका दिया है कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अपवर्तनांक भी दिया है, प्रकाश की चाल पूछा है, तो आपका एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि इस पर प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। जब भी ऐसे पूछेगा ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल बराबर फार्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहाँ अपान में अपवर्तनांक कर दीजिएगा। थोड़ा मैं फास्ट कराने का प्रयास करूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अपवर्तनांक दिया है 1.5, दशमलव कैंसिल करेंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 3 के साथ एक जीरो लगेगा, 30 हो जाएगा 10⁸, और नीचे बचेगा दशमलव हट जाएगा तो 15, और 15 दूना 30, यानी 2 × 10⁸ क्या आ जाएगा, प्रकाश की चाल। चाल किसमें होगा आपका, मीटर प्रति सेकेंड में, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप मीटर प्रति सेकेंड कर दीजिए, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। तो अब देखिए इसमें 2 × 10 क्या है 8, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे मुझे ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर दशमलव 2 के बाद दशमलव भी है, तो आपको पता है दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, इसलिए आप यहाँ पे दशमलव काउंट करिए या मत करिए, ऑप्शन नंबर डी को आप राइट कर दीजिएगा। और घात पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके जब एग्जाम में प्रश्न पूछा रहेगा ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए वहां पर जो घात होगा, आंसर यहाँ पे 2 ही दिया रहेगा, जैसे 2 आंसर आया तो 2 ही रहेगा, लेकिन जो घात में परिवर्तन, देखिए यहाँ पे 2 भी यहाँ पर भी दिया, ऑप्शन नंबर बी में भी दिया है, लेकिन यहाँ घात में 6 है, यहाँ पे घात में 8 है। जब मैंने सॉल्व किया तो घात में 8 ही आया है, तो 8 वाले को आप राइट कर दीजिए, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट, क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा विधिवत तरीके से आप देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये भी एक आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये सब जो न्यूमेरिकल में करा रहा हूं दोस्तों, या तो बहुविकल्पी के अंतर्गत पूछे जाएंगे, या तो आपके अतिलघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत पूछ ले जाएंगे। यदि बहुविकल्पी में नहीं पूछेगा तो अतिलघुत्तरी प्रश्न में पूछेगा, और अतिलघुत्तरी प्रश्न में नहीं पूछेगा तो बहुविकल्पी में पक्का है पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए आप तैयार रखो इसको। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, क्या बोला है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस बोल देगा तो फोकस दूरी किसमें लिखी जाएगी, प्लस में। ध्यान दीजिएगा, ये आपको दर्पण या लेंस की जब भी बात करेगा तो इतना ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। उत्तल लेंस रहेगा तो फोकस दूरी प्लस में, अवतल लेंस रहेगा तो फोकस दूरी माइनस में, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्षमता पूछा है, क्षमता P से व्यक्त करते हैं, पावर, यानी P बराबर हमें ज्ञात करना है। अब आपको यह ध्यान देना है कि क्वेश्चन सेंटीमीटर है या मीटर में। देखिए इसका जो फार्मूला होता है क्षमता बराबर होता है 1 कितना F मीटर में। जब ही मीटर में क्वेश्चन दिया रहेगा तब, ठीक है, जब मीटर में क्वेश्चन दिया रहेगा तो P बराबर 1/F लगाएंगे, और जब मीटर में ना देकर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 100/F लगाएंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया है, यहां पे सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में देने का मतलब हम P बराबर क्या रखेंगे, फार्मूला 100/F, ठीक है। तो P बराबर हम रखेंगे ऊपर 100 ऐसे ही रहेगा, F का वैल्यू 50 दिया है, तो 50 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 डायोप्टर, D का मतलब डायोप्टर। अब देख लीजिए, अब क्या है, प्लस है, तो ये जो 2 है, 2 के पहले क्या दिख रहा है, प्लस। अब प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, ये क्वेश्चन ही क्लियर कर दे रहा है, क्योंकि उत्तल लेंस बोला है, तो उत्तल लेंस में हमेशा जो होता है फोकस दूरी या डायोप्टर जो आएगा वो प्लस में ही आएगा। अगर यही अवतल लेंस होता तो यहां पे आंसर किस में होता, माइनस में होता, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तीसरे का बी, 2 डायोप्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने पहला क्वेश्चन कराया तो मैंने आपको बताया
कि जब भी दर्पण और वक्रता त्रिज्या की बात की जाएगी तो एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। वक्रता दर्पण फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से रिलेटेड एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप उससे लिख कर ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। अब संबंध बताना है आपको, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। यहां पे देखिए एक फार्मूला होता है f बराबर r/2। अभी इसी फार्मूले में मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया ना। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में यही संबंध होता है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो ऑप्शन को मिलाइए, ऐसा कोई कहीं पे दिख रहा है f बराबर r, ये तो होगा नहीं। f बराबर 1/r, ये भी होगा नहीं। अब बच रहा है 2f बराबर r और यहाँ पे f बराबर 2r। तो यहाँ पर अगर हम निकाल लें r निकालेंगे तो 2 का f में गुणा हो जाएगा, तो 2 का f में गुणा होगा तो क्या होगा 2f। अब 2f बराबर r देखिए, तो यहां पे देखिए 2f बराबर क्या दिख रहा है r। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा यहां पे ऑप्शन तोड़ मरोड़ के दिया इसलिए ताकि आप कंफ्यूजन में पड़ जाओ और क्वेश्चन को गलत करके चले आओ। लेकिन आपको क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है, नहीं आना है मतलब तो नहीं आना है, ठीक है। अब आपको जब ट्रिक में सब कुछ बता ही दे रहा हूं तो आप इसको फॉलो करिए और एग्जाम में जब बैठिए तो अपने आप को बोलिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोलकर अपने आप को बैठिए एग्जाम में और इस देखिए आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस होता है। इतना भरा कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर ना, इतने भरे रहोगे कॉन्फिडेंस के साथ कि आप एग्जाम में आपको कोई टेंशन ही नहीं होगा, ठीक है। जब भी बैठना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल 2 बार अपने आप को बोलकर बैठना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो यहां पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, ध्यान दीजिएगा समतल दर्पण की बात किया है, यानी हम इस तरफ से उस तरफ देख सकते हैं, ऐसे दर्पण को हम समतल दर्पण बोलते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं अनंत तक, अगर समतल दर्पण है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, वस्तु को अनंत तक देख सकते हैं। क्लियर हो गया। समतल दर्पण की बात की जाएगी तब अनंत तक हमेशा टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख लीजिए, यहां पर आपसे बोल रखा है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। क्वेश्चन के कहने का मतलब है अगर एक वस्तु को दर्पण के सामने अगर हम उससे क्या करें, उसके नजदीक रख रहे हैं तो प्रतिबिंब यानी उसकी परछाई जो होती है, छाया जो होता है वो क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। लेकिन यही वस्तु को हम दूर पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। तो कौन सा दर्पण होगा, तो मैं क्लियर कर दूं, अवतल दर्पण की यही प्रक्रिया होती है। अगर अवतल दर्पण के आप करीब हैं तो आपका प्रतिबिंब जो होगा सीधा बनेगा। कोई अक्षर आप लिखा हुआ ले लीजिए और अवतल दर्पण के सामने जाइए, वहां पर लिखा हुआ अक्षर आपको सीधा ही दिखेगा, लेकिन वही अक्षर को आप दूर से देखेंगे तो अक्षर उल्टा आपको दिखेगा। यह प्रक्रिया क्या होती है, अवतल दर्पण में होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूं अब ये आपकी गारंटी है आपको तैयार करना है या नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यदि 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 माध्यम की बात की है जिसमें सीमा पृष्ठ पर प्रकाश किरण लंबवत आती है यानी सीधे आती है। जब 2 माध्यमों की बात की जाएगी तो अपवर्तन कोण हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जब क्या होगा दोस्तों, आपतित किरण सीधी है, लंबवत है, तो अपवर्तन कोण या परावर्तन कोण की बात की जाएगी वह 0 ही होगा। जब 2 माध्यमों की बात की जाएगी तो अगर एक माध्यम रहेगा तो वहां पर अपवर्तन कोण या कोई भी कोण परावर्तन कोण हो 90 अंश का बनेगा, ठीक है। तो 2 माध्यम होगा तो 0 अंश का कोण बनेगा और दोस्तों एक माध्यम रहेगा तो 90 अंश का कोण बनेगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोल रखा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जल, कांच, प्लास्टिक,
मिट्टी। तो मिट्टी का तो बिल्कुल ही सवाल नहीं उठता कि लेंस बनाने में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को आप कर दीजिए यहां पे राइट। क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर पूछता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, जी नहीं। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जी नहीं। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जी हां। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। घात में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अगर यहां पे 3 न देके 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दे देगा तो घबराइएगा मत। दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके सामने, तो घबराना नहीं है, क्योंकि आप एजुकेशन और फ्यूचर चैनल के स्टूडेंट हो, ठीक है। डट कर सामना करना है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। अगर आपका आंख स्वस्थ है, आपके आंख में कोई भी रोग नहीं है, तो आप कितनी दूर तक देख सकते हो? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या अनंत पर कोई गिनती ही नहीं की जा सकती कि आप कितना दूर तक देख सकते हो। जब आपका आंख ही सही है, नेत्र जब सही है, तो आप तो अनंत तक देख ही सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन बोले या विवर्तन बोले, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन बोले, विवर्तन बोले, विचलन बोले, तो सबसे कम की बात की जाएगी। यहां पर ध्यान दीजिए, मैं विचलन भी लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। विचलन की बात की जाए चाहे प्रकीर्णन की बात की जाए, सबसे कम और सबसे ज्यादा मैं यहां पे आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश का प्रकीर्णन या विचलन सबसे कम होता है लाल रंग का, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, लाल रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का, यहां पे मैं आपको समझा दे रहा हूं, और नीले रंग का। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और सबसे ज्यादा की बात की जाएगी तो यहां पर ऑप्शन है ही नहीं, बैगनी होगा आपका, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा की बात की जाएगी तो यहां पे मैं लिख देता हूं बैगनी रंग का प्रकीर्णन या विचलन सबसे अधिक, यहां पे मैं लिख देता हूं अधिक, ध्यान दीजिएगा। और कम की बात की जाएगी तो लाल रंग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? जब वर्ड को समझिएगा, मैं बार बार समझा रहा हूं, इस वर्ड को आप भूलिएगा मत, इन्हीं वर्डों को ध्यान दीजिएगा। विचलन बोल रहा है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन बोले तब भी, विचलन बोले तब भी। अगर कम की बात की गई है तो लाल, अधिक की बात की गई है तो बैगनी, ठीक है। क्योंकि यहां पे ऑप्शन बैगनी नहीं था, इसलिए मैंने बैगनी आपको अलग से लिखकर समझा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। अभी तो मैंने आपको बताया दूर बिंदु कितना होता है अनंत पर, और निकट बिंदु कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगर आपका आंख स्वस्थ है तो आप 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, आप सभी अक्षरों को आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ध्यान दीजिए, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूर दृष्टि दोष के कारण, देखिए दोष से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चनों करा रहा हूं आप लिखते चलिए। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रेटिना पर, जी नहीं, रेटिना के पीछे। अगर आपको दूर दृष्टि रोग है तो आपको क्या करना होगा, आपका जो आंख पे प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पे बनेगा, रेटिना के पीछे। अगर ये निकट दृष्टि दोष होगा तो रेटिना के आगे आपका प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? दूर दृष्टि की बात, दोष की बात करेगा और प्रतिबिंब की बात करेगा तो रेटिना के पीछे, और निकट दृष्टि दोष होगा प्रतिबिंब की बात करेगा तो रेटिना के आगे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल क्या रखा है, चलिए मैं पढ़ता हूं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा। अब बात आती है, अगर आप इन रोग से ग्रसित हैं निकट दृष्टि दोष से, तो आप किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग करेंगे, उस चश्मे में किस प्रकार का लेंस होना चाहिए, जो लेंस लगे कांच लगा रहेगा वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो मैं बता दूं दोस्तों,
अवतल लेंस होना चाहिए। कैसा दर्पण या लेंस बोलेगा, चाहे दर्पण बोले चाहे लेंस बोले, वो क्या होगा, अवतल लेंस। मैं क्लियर कर दूं एक ही बात में, अगर निकट दृष्टि दोष की बात करेगी और आपसे पूछे किस लेंस का प्रयोग करना है आपके चश्मे में, तो अवतल लेंस की। अगर ये दूर दृष्टि दोष की बात कर देगा, अब आपसे पूछे किस लेंस का प्रयोग करना होगा आपके चश्मे में, तो उत्तल लेंस की। ठीक है, दूर रहेगा तो उत्तल, निकट रहेगा तो अवतल। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, यानी कैसा आकाश दिखाई देता है। अगर हम पृथ्वी से देखते हैं तो आसमान मुझे नीला दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं यही चंद्रमा पर जाके देखूं और पूछूं आपसे कि कैसा दिखाई देता है, आप जाके देखो यहां से, अगर आपसे कोई पूछे तो आप जाके देख के तभी बता पाओगे ना। तो जितने लोग जाके देख के आए हैं वो क्या बताते हैं दोस्तों, चंद्रमा से देखने पर आकाश हमेशा कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक है, तो विद्युत आवेश का मात्रक जूल होगा कि कूलाम होगा कि वोल्ट होगा कि एम्पियर होगा। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन आप डेली लगाते हो फिजिक्स का, तो आपको पता होगा विद्युत आवेश, आवेश हमेशा क्या होता है, उसका मात्रक कूलाम होता है। ये ना जूल का जूलकार का हो जाएगा, वोल्ट विभवांतर हो जाएगा, एम्पियर धारा का हो जाएगा, तो क्लियर ही है। तो कूलाम क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में, वो भी ऑल सब्जेक्ट का कोर्स कराया जा रहा है। घर बैठे आप कर सकते हो बोर्ड एग्जाम की तैयारी, एक भी रुपए आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। अब दोस्तों, अब आपको किस बात की टेंशन है, किसी बात की टेंशन नहीं है ना, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये एजुकेशन योर फ्यूचर चैनल आपके लिए हमेशा तत्पर है। सिर्फ आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, ये आपका हक है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रखा है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ओम प्रति मीटर, ओम मीटर या मीटर प्रति ओम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को आप देख लीजिए, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। अगर मुझे डायरेक्ट आंसर करना होगा तो मैं यहां पे डायरेक्ट आंसर आसानी से कर दूंगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका जो है वो डी राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लेगा तो ध्यान दीजिए, बोला है जूल में चेंज करने के लिए, तो 1 किलो घंटा, तो किलो में क्या होता है, 1000 होता है। 1 किलो को हम कितने, जब भी ग्राम, अगर ग्राम लें कुछ भी लें तो किलो हमेशा 1000 से लिया जाता है। ठीक है, और घंटा क्या होगा दोस्तों, 3600 सेकंड होगा, क्योंकि घंटे को हम सेकंड में चेंज करेंगे। अब 36 का क्या हो जाएगा, 36, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 50, तो हम लिख सकते हैं 10 घाते 50। अगर हम यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा दें तो 1 0 और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी 10 घाते 6 हो जाएगा। ठीक है, ये फिजिक्स में सब मैंने पहले ही बता दिया है। तो 3.6 गुणते 10 घाते 6, ये ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को हम यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओम के नियम का सूत्र है, ओम के नियम का सूत्र क्या है, ध्यान दीजिए, I बराबर वी आर जी नहीं, R बराबर वी आई जी नहीं, V बराबर आई आर जी, दिस इज राइट आंसर। 19 का C आपका राइट हो जाएगा, V बराबर आई आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक अश्वशक्ति बराबर होता है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है, बहुत बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट, 756 वाट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर
तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए 4 ओम का प्रतिरोध है जिसे n चालक तार समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, तो उसका आपको प्रतिरोध बताना होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों 4 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे 4 ओम ना देके 5 ओम बोल दे, यहाँ पे n ना देके कुछ और दे दे, तो ध्यान दीजिएगा जो ओम वाला रहेगा वो ऊपर रहेगा, जो चालक वाला रहेगा वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा, यानी 4/n हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया, उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड है, देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी आप आंसर पे क्लिक कर सकते हो, तुक्का मत मारिएगा, नहीं तो देखिए दोस्तों जो ये बहुविकल्पी होते क्वेश्चन होते ना, यही आपके मेरिट बनाते हैं। अगर आप यही क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपका मेरिट भी डाउन हो जाएगा, यानी जो परसेंट अच्छा खासा उठता है आपके रिजल्ट का, ये बहुविकल्पी का ही देन होता है। ठीक है, बहुविकल्पी अगर आपकी अच्छी रहेगी, सभी क्वेश्चन सही रहेंगे, तो ये आपको ऊपर लेके जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया, उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो ऊष्मा आपसे पूछा गया तो पहले दिया क्या क्या गया उसको आप लिख लीजिए। चलिए हम लिख लेते हैं, सामर्थ्य 0.5 किलोवाट, यानी पावर जो दिया गया है वो दिया है 0.5 किलोवाट। अब किलोवाट को आप चेंज करिए किसमें, वाट में, तो वाट में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। जब भी किलो की बात आएगी तो वहां पे 1000 से गुणा होगा ही, तो एक दशमलव के बाद एक अंक है, एक जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब एक दशमलव कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 5 × 5, यानी 500 वाट यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब आती है समय की बात, तो यहाँ 20 मिनट दिया है, तो टी बराबर आप लिखोगे 20 मिनट। अब मिनट को हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो यहाँ पे टी सेकंड में चेंज होगा, 2 × 6 = 12, तो 1200 सेकंड आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है उत्पन्न ऊष्मा की। ऊष्मा निकालने के लिए आपको फार्मूला उपयोग करना होगा, P = V × I। ठीक है, V × I, लेकिन आपको पता है कि हमें ऊष्मा बताना है यानी H बताना है, तो P बराबर होता है H/T। देखिए मैं यहाँ ज्यादा समझा के नहीं कराऊं क्योंकि वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, तो मैं डायरेक्ट थोड़ा कराने का प्रयास करता हूं। P बराबर होता है H/T। ठीक है, अब V है तो V को ऐसे रहने दो, I को भी ऐसे रहने दो। अब करना क्या, हमें निकालना H, तो H जब निकालना है तो T का इसमें गुणा हो जाएगा, VI × क्या हो जाएगा, T। अब आप वैल्यू को रखेंगे, H बराबर V की वैल्यू कितनी है, तो V की वैल्यू यहाँ पे देखा जाए, विभवांतर की बात की जाए तो V और I की पूरी वैल्यू हम रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे कितना, 500। ठीक है, कितना रखेंगे, 500 × अब T की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे हम कितना, 1200। ठीक है, क्योंकि VI की वैल्यू यहाँ पे पूरी रखी गई है P, क्योंकि P बराबर होता है VI, तो P बराबर जब VI होता है तो P की जगह पर हम पूरा VI का वैल्यू ही रखेंगे, तो P का वैल्यू पूरा रख देंगे यहाँ पे, क्योंकि P बराबर VI होता है, चाहे VI लिखो चाहे P लिखो, क्योंकि दोनों आपस में बराबर ही हैं। तो P का वैल्यू जितना दिया था 500 वाट, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 500 वाट, और गुणते 12, तो H बराबर निकालोगे तो 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो लग जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो कितना जीरो हो गया, 1 2 3 4 5, तो घात में कितना लग जाएगा, 5, तो आप लिख देंगे ऊष्मा बराबर यानी H बराबर 6 × 10⁵ जूल निकल गया। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो H बराबर क्या देखेंगे, 6 × 10⁵ जूल, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहीं पर 6.0 × 10⁵ जूल दिया रहेगा तो कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्लियर हो गया दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोला एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है, एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। अगर एक गतिमान आवेशित कण है तो उनमें चुंबकीय बल भी होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और विद्युत क्षेत्र दोनों होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। थोड़ा मैं फास्ट कराने की बात करता हूं थोड़ा दोस्तों, क्योंकि यहां पे मात्रक पूछ रखा है, तो मात्रक को हम थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो है दोस्तों न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब बात आती है, अगर ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर न देकर अगर दे दे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तब आप इसको मारिएगा। ठीक है, अगर ये आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आपने रट लिया है कि हाँ यार, और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर न देकर दे दिया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो आप डर जाओगे, अरे सर तो गलत पढ़ा दिए। नहीं भाई, इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। तो दोनों को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी को राइट कर दीजिएगा। क्वेश्चन में लिखना चाहें तो आप इसको भी लिख दीजिए, क्योंकि इसका मात्रक ये भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अब नहीं है दोस्तों, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूजन कर देते हैं। हम हाँ वाले पे मार देंगे, नहीं पे तो फोकस ही नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ये भी ध्यान दे लीजिए कि हाँ नहीं कहाँ नहीं, कहीं भी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन बोल देता है नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है पे ध्यान दीजिए। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये तो होता है, टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है। होता नहीं है तो क्या नहीं? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 16 को देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो चलिए इसको भी समझ लीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आप चाहें तो आप इसका मात्रक टेस्ला भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मात्रक टेस्ला भी होता है। क्योंकि देखिए मैंने अभी यहां पर कराया ना, तो एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। कैसा क्वेश्चन पूछा है? जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम या जल विद्युत। तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा ये जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत नहीं है, बल्कि कोयला और जो पेट्रोलियम है ये जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत हैं। क्लियर हो गया? ये खत्म भी हो सकते हैं, लेकिन जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये समाप्त नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति की देन है। और कोयला जो पेट्रोल है ये क्या होता है दोस्तों? प्रकृति की देन ये भी है, लेकिन ये क्या होते हैं? जीवों के सड़ने गलने से कोयला पेट्रोल बना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जीवाश्म ऊर्जा के अंतर्गत हम कोयला पेट्रोल को रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? अब आहार श्रृंखला के निर्माण से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब कैसे पूछेगा वहां पे थोड़ा मैं समझाता हूं, टॉपिक समझा देता हूं। जैसे देखिए आहार का मतलब होता है खाना। तो कैसा होगा? इसका ऑप्शन कौन सही होगा? देखिए मैं पढ़ देता हूं। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर इसका मैं बी राइट कर दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बी इसका राइट है। अब बात आती है कैसे राइट आपने कर दिया आहार श्रृंखला। तो जैसे देखिए घास है, घास को क्या खाती है? बकरी, और बकरी को क्या खाते हैं? मानव खाते हैं। तो ये आहार श्रृंखला एक श्रेणी बाई श्रेणी में चल रहा है, इसी को हम श्रृंखला बोलते हैं। घास को गेहूं नहीं खाएगा और न ही गेहूं को आम खाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। बकरी को गाय नहीं खाएगा और न ही गाय को हाथी खाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और घास को मछली नहीं खाएगी, मछली को बकरी नहीं खाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। यानी जो तीनों कंसेप्ट होना चाहिए खाने वाला, उसके ऊपर हमेशा खाने वाला होना चाहिए। जैसे हम दे दे टिड्डा, टिड्डा को क्या खाता है? मेढक, मेढक को क्या खाता है दोस्तों? सांप। तो इसी तरीके से इसी को हम बोलते हैं आहार श्रृंखला। टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को क्या खाता है? सांप। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, तैयार रहिएगा। खाने की बात जब ये आहार श्रृंखला की बात करेगी तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में किस तरीके से बोला है। पहले किसको कौन खा रहा है? पहले जो छोटा रहेगा उससे बड़ा उसको खाएगा, फिर उससे बड़ा उसको, अगला श्रेणी उसको खाएगा। तो यही होगा आहार श्रृंखला का रूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 को देख लीजिए। बोला है कोलीफॉर्म समूह है, कोलीफॉर्म समूह है। अब वर्ड को घुमा फिरा के आपसे पूछेगा तो टेंशन में मत पड़िएगा। तो कोलीफॉर्म समूह है विषाणु का, जी नहीं, जीवाणु का, जी हाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलीफॉर्म समूह है जीवाणु का। अब फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई
थी? गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1985 ईस्वी में गंगा सफाई योजना प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो ये फिजिक्स के आपको कुल 30 क्वेश्चन हो गए। इन 30 क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हो तो 4 नंबर आपको दिला के जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स से आपके एग्जाम में 4 ही प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी से। तो अब इन 30 को तैयार कर लेते हो तो 4 पक्का है, फंस जाएगा। अब आपकी मर्जी, आपको तैयार करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रखा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है, कैसे? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। तो ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड से जी नहीं, जल से जी हाँ। तो यहां पर 31 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कहां से निकलती है? जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है तो जल से निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 को आप देख लीजिए। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। अगर जो पादप है वहां पे वायु प्रदूषण हो रहा है तो कम करने की प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वायु प्रदूषण कम होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वयं भोजन करने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, CO2 मैंने लिखा है। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो हमें स्वपोषी पोषण के लिए अगर हमें खाना अपने से भोजन प्राप्त करना है तो हमें जल मिलना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश। अगर ये सब हमें मिलता है तभी हम स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हो पाएंगे, अर्थात नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। अब ये भी ध्यान दीजिए, बायोलॉजी से सभी क्वेश्चन चल रहे हैं। 31 से ही आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन चल रहा है, तो आप भटकिएगा मत, बायोलॉजी से भी 4 नंबर का प्रश्न आएगा। आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। तो आहार नाल के सी के आकार की क्या होती है? ग्रहणी होती है, जिसकी संरचना क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? ध्यान दीजिए, मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या 4 होती है, लेकिन यह जोड़ी जोड़ी करके दिया है। सॉरी, यहाँ मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या 6 होती है, लेकिन यहाँ पे जोड़ी जोड़ी करके दिया है। तो 3 जोड़ी का मतलब एक जोड़ी में 2 होता है, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। कृमिरूप परिशेषिका का भाग है, डॉट डॉट दिया है, तो कृमिरूप परिशेषिका का कौन सा भाग है आपको बताना है। तो कृमिरूप बड़ी आंत का ये क्या है? भाग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 को आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 बोला है ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है। यानी जो आपके ऊपर जीभ के ऊपर लटका हुआ जो भाग होता है उसे आप क्या कहते हो, यही बताना है। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं एपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपीग्लोटिस बोलते हैं, जो जीभ के ऊपर लटका हुआ भाग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 को आप देख लीजिए। यकृत स्रावित करता है। यकृत स्रावित करता है तो क्या दोस्तों? पित्तरस। क्या स्रावित करता है? यकृत पित्तरस स्रावित करता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं सभी ऑप्शनों को पढ़ने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा होने लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूं थोड़ा वीडियो कम से कम समय बना के अच्छे से आपको समझा दिया जाए। ठीक है, तो यहां पे यकृत स्रावित करता है पित्तरस। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 है, बोल रखा है जठर रस स्रावित होता है, तो कहां से होता है? अमाशय से। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहां पे विटामिन की बात किया है और जल में घुलने वाली कौन से विटामिन है आपको बताना है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बी तथा सी ये क्या है दोस्तों? जल में घुलनशील विटामिन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जल की बात, जल में सिर्फ 2 ही विटामिन यहां पे घुलेंगे, बी और सी, बाकी सब वसा
में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगर वसा में पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा आप बी और सी को छोड़कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 बोला है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसमें निभाता है? श्वसन में। हीमोग्लोबिन का कर्तव्य होता है कि वह श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे पल्मोनरी या फुफ्फुस बोले तो सिरा खुलती है या रुधिर लाती है? फुफ्फुस सिरा खुलती है, रुधिर कहाँ से कहाँ तक लाती है, ये आपको बताना। जो फुफ्फुस का होता है, फुफ्फुस सिरा होता है, वह रुधिर कहाँ से कहाँ लाती है। तो मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना 42 है। दाएं अलिंद में? जी नहीं, बाएं अलिंद में। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 42 का बी, बाएं अलिंद में, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद से, दाएं अलिंद से, बाएं नीलय से, दाएं नीलय से। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहां से आता है आपको भी पता होगा। यदि नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूं, बाएं अलिंद से आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। अब शुद्ध रुधिर को शरीर के अलग अलग जगहों पे कौन ले जाता है? सिराएं ले जाती हैं, या महाशिरा ले जाता है, या दाएं नीलय ले जाते हैं, या महाधमनी ले जाती है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, महाधमनी ऐसा कार्य करता है कि सभी शरीर के विभिन्न भागों यानी सभी जगहों पर ये खून को ले जाने का प्रयास करते हैं, यानी रुधिर को खून बोलते हैं, रक्त बोलिए, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है भोजन, ये आपको बताना है। तो जाइलम द्वारा जाता है, या फ्लोएम द्वारा जाता है, या कॉर्टेक्स द्वारा जाता है, या मज्जा द्वारा जाता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण होता है पौधों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 को देख लीजिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो दोस्तों जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो जल के वहन की वजह से पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। क्लियर हो गया? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 47। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रखा है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के बोल दिया। अब इसके पहले मैंने आपको कराया क्वेश्चन, उसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन है। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो 47 का आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सुक्रोज के रूप में ऑप्शन नंबर ए कर दीजिए, ठीक है। चलिए 48 को देख लीजिए, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि यानी स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना है। किसका रूपांतरित रचना है आपको ये बताना है। तो श्वेत ग्रंथ की जी नहीं, तेल ग्रंथ की जी हाँ, तेल ग्रंथ की यह है रूपांतरित रचना है, ठीक है। चलिए 49 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी देखिए दोस्तों 49 क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस लगाना है। अंडा मादा में होता है, गर्भाशय भी मादा में होता है, डिंबवाहिनी भी मादा में होता है, लेकिन शुक्रवाहिका ये पुरुष में होता है। तो ये दोस्तों शुक्राणु किससे निकलते हैं? पुरुष के यौन मतलब यहां से निकलते हैं दोस्तों, पेनिस से, ठीक है। तो ये शुक्राणु जो होते हैं ये पुरुषों से निकलते हैं, न कि मादाओं से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, द्विनिषेचन पाया जाता है जंतुओं का। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 50 को, आवृत बीजी पादप का, अनावृत बीजी पादप ये भी नहीं होगा, शैवाल ये भी नहीं होगा, जंतु ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी मुझे राइट दिख रहा है, और ये भी होगा भी आवृत बीजी पादप का। तो इसको आप कर दीजिए क्या? राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 को देख लीजिए, मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लिस्मानिया में, इनमें से सभी में। तो 51 का जो आपका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिए, हाइड्रा में। अब यहां पर एक बात आपको समझने वाली और है, मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में और ईस्ट में भी पाया जाता है। ध्यान दीजिए, हाइड्रा न देकर ईस्ट दे देगा तो कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। जो मुकुलन होता है वो हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में भी होता है। क्लियर हो गया? चलिए 52 को आप देख लीजिए, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो पुष्प का कौन सा ऐसा भाग है जो निषेचन के बाद क्या हो, फल में बदल जाता हो? तो चलिए उसको भी हम आपको बता देते हैं। पुंकेसर जी नहीं, वर्तिका जी नहीं, अंडाशय। जी हाँ,
अंडाशय जो होता है वह क्या होता है, फल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53। आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधों का उपयोग किया था? तो आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। तो 53 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी मटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 54। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 है, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण हैं। उद्यान मटर में अप्रभावी यानी कोई भी प्रभाव न डालने वाले लक्षण हैं। तो उद्यान मटर में हम क्या करें दोस्तों, इसमें कौन से लंबे तने? जी नहीं। झुर्रीदार बीज? जी हाँ। तो अप्रभावी अगर बात की जाए तो 54 का मुझे बी राइट दिख रहा है, क्योंकि झुर्रीदार बीज होते हैं इसके। ठीक है, तो यही उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है, जो कोई भी प्रभाव नहीं डालता इस फसल पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। तो पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया था, चलिए उसको भी ध्यान लीजिए। तो पृथक्करण अलगाव का नियम जॉन ग्रेगर मेंडल ने किया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जिराफ के ऊपर आपको पता होगा, जिराफ की कहानी भी आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया होगा स्कूल में जिराफ की गर्दन लंबी क्यों हुई थी, तो यही पृथक्करण अलगाव का रीजन क्या, यही बताना था। अब देखिए दोस्तों 56 क्वेश्चन है, समजात अंगों का उदाहरण है। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा हाथ था कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत था हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्थारी, उपयुक्त सभी। तो समजात अंगों यानी समान अंगों की उदाहरण हम देखा जाए तो यहाँ पर उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 का। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 का। तो 57 क्या है दोस्तों, विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है। मानव के सबसे निकटवर्ती कौन है विकास की दृष्टि से? तो चिंपैंजी हैं। क्या है दोस्तों, चिंपैंजी से ही मानव का विकास हुआ था धीरे धीरे। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 58 में बोल रखा है, डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। डार्विन के अनुसार, डार्विन कहते हैं कि नई प्रजातियों की उत्पन्न होती है, वो कैसे होती है? चलिए मैं आपको बताता हूं। वो होती है प्राकृतिक वरण से। कैसे होती है? नई प्रजातियों की उत्पत्ति वो प्राकृतिक वरण से होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59। तो जातियों की उत्पत्ति जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? तो जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक, काफी सिंपल क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है। तो मैं बता दूं, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डार्विन। डार्विन ही नहीं, इनका फुल नाम है चार्ल्स डार्विन। याद रखिएगा दोस्तों, चार्ल्स डार्विन। डार्विन ना देखे चार्ल्स डार्विन देख देगा तो आप घबराइएगा मन, और कई डार्विन दे सकता है। तो याद रखिएगा डार्विन के पहले चार्ल्स रहना चाहिए। ठीक है, चार्ल्स डार्विन इसका हो जाएगा। जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है। तो आधुनिक मानव के वैज्ञानिक का नाम है होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस। यहाँ सेपियंस मैंने दोबारा लिख दिया है, तो आप चाहे एक ही बार लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, होमो सेपियंस जो है मानव के वैज्ञानिक का नाम है, वो भी आधुनिक मानव के। ठीक है, तो यहां से भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन अब पक्का हो गया। जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं, यदि आप सभी को तैयार कर लेते हो तो ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि 4 नंबर का प्रश्न आपके फिजिक्स से पूछेगा, 4 बायोलॉजी से। अब रह गया है केमिस्ट्री, तो चलिए हम केमिस्ट्री को भी देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों, वह 7 होता है। ठीक है, पीएच मान हम 0 से लेकर 14 तक निकालते हैं। ठीक है, 7 जो होता है वो मध्य का भाग होता है। 7 उदासीन होता है, जिसका कोई भी स्वाद न होता है, उसका पीएच मान 7 होता है। अगर अम्लीय रहेगा तो 7 से कम, क्षारीय रहेगा तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। ठीक है, तो शुद्ध जल का कोई स्वाद नहीं होता, इसलिए इसका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा, यानी उदासीन होगा। अब बात आती है अम्लीय
विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम। अम्ल की बात की जाएगी तो 7 से कम, क्षार की बात की जाएगी तो 7 से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए दोस्तों, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। अगर जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कैसे पदार्थ को डालते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों धामन सोडा जी नहीं, बेकिंग सोडा जी नहीं, फिटकरी जी नहीं, विरंजक चूर्ण डालते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए। विरंजक चूर्ण का मतलब जानते हो आप, नहीं जानते हो, चलिए मैं बताता हूं, CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं क्योंकि यहां विरंजक चूर्ण न देकर ब्लीचिंग पाउडर दे देगा तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, सर तो बताएं ही नहीं, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर नहीं देगा तो याद रखिएगा, अगर जल में जीवाणु मारना है, जो कीटाणु होते हैं छोटे छोटे डाला जाता है ना, जिसके पास कुआं अगर होते हैं तो कुएं में लोग डालते हैं, अधिकतर प्रयोग करते हैं जो कीटाणुओं को मारने के लिए, जीवाणुओं को मारने के लिए, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे जीवाणु रहित बनाने के लिए जल को हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, या विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, या CaCl2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, 64। धामन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धामन सोडा का Na2CO3 × 10H2O, यही इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। देखिए सूत्र आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, तो सूत्र को आप तैयार रखिएगा, ठीक है। तो 65 को अगर हम देखें तो यहां पर हो जाएगा इसका राइट आंसर NaHCO3। इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका हो जाएगा खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थेलीन सूचक का रंग होता है। फिलोक्थेलीन को मतलब जानते हो आप, नहीं जानते हो, चलिए मैं बताता हूं। देखिए जो जादू वादू वगैरह दिखाने आते हैं पर्सन, वो क्या करते हैं कि ये नींबू का अगर एक खट्टा मिलेगा, अम्लीय पदार्थ से मिलेगा ये, तो क्या होता है, तुरंत लाल हो जाता है, यानी खून के रंग के हो जाता है। तो वही लोग यूज करते हैं, जो जादू दिखाने वाले आते हैं, नींबू को काटते हैं तो नींबू से क्या करता है, ऐसा लगता है कि वहां से खून गिर रहा है। तो जी नहीं दोस्तों, खून नहीं गिरता, वो यही इसी का रीजन है, फिनोल्फ्थेलीन का रीजन है, जिससे क्या होता है, अम्ल के साथ क्रिया करके वो तुरंत अपना रंग बदल देता है और वो लाल हो जाता है, और चाकू में पहले से ही लगा के रखते हैं अपने, ठीक है। इसी से लगता है कि खून निकाल दिया नींबू से, ठीक है। तो बेवकूफ बनाते हैं हम लोग को ये दोस्तों। फिनोल्फ्थेलीन जो है ये क्या होता है, क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थेलीन सूचक का रंग होता है। कैसा रंग होता है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूं, लाल रंग होता है। मैंने बताया ना खून कैसा होता है, तो लाल, तो इसका रंग हो जाएगा लाल, ठीक है। 67 को देख लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो चलिए देख लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो अम्लीय हाइड्रोजन में कितना होता है परमाणुओं की संख्या दोस्तों, 2 होता है, ठीक है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण है यानी खट्टा लवण कौन सा है, आपको ये बताना है। तो NaH4 ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 69 को देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा मैं फास्ट करा रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है इसलिए, ठीक है। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है। आपको बताना जो अम्लीय वर्षा होता है उसका जल का जो संभावित पीएच मान होता है वो कितना होता होगा, ठीक है। तो मैं बता दूं दोस्तों 5.2 होता है उसका संभावित पीएच मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, यानी हल्दी कैसा रंग होता है, अगर क्षारक के साथ उसका क्रिया कराया जाए तो हल्दी का रंग कैसा होगा, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे, चलिए मैं बताता हूं, हल्दी का रंग तब कैसा हो जाएगा, भूरा और लाल हो जाएगा, ठीक है, अगर क्षारक के साथ उसका क्रिया कराएंगे तो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 71। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 है, एंटीमनी है। तो एंटीमनी है धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु। तो दोस्तों यहाँ पे एंटीमनी जो है आपका वो होता है उपधातु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अपक्रिया कर लेती है। ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ अपक्रिया कर लेती है, मैग्नीशियम या जस्ता, ठीक है। ये क्या करते हैं दोस्तों, ठंडे जल के साथ क्रिया
कर लेती है। ठीक है, देखिए 73 क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो निम्न में से कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? वो है कॉपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। 74 निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? अब यहां पर क्या हो रहा था दोस्तों, अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है तो कॉपर। अब यहां पर बात आ रहा है कि अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, तो कौन करती है आपको ये बताना, इसको तैयार रखना। ठीक है, अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित मैग्नीशियम करती है और नहीं विस्थापित करती है कौन? कॉपर। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए। फफोलेदार कॉपर हैं शुद्ध कॉपर, ध्यान दीजिएगा, कॉपर का अयस्क, कॉपर की मिश्र धातु, कॉपर 2% अशुद्धियों वाला। तो जी हाँ दोस्तों, यही आपका राइट हो जाएगा। जिसमें कॉपर के अंदर अगर 2% अशुद्धियां हैं तो वही फफोलेदार कॉपर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 मैट में प्रयुक्त होता है, सॉरी मैट में मुख्यतः होता है। तो मुख्यतः यानी प्रयुक्त ही बोल लीजिए। अब तो मैट में क्या मुख्यतः होता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कॉपर सल्फाइड था, फेरस सल्फाइड, यही दोस्तों मुख्य होते हैं मैट में। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 पीतल है, आपको बताना है पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम इस बार पूछा ही जाएगा, कंफर्म है पूछा जाएगा। तो आपको ये तैयार रखना है पीतल क्या है? धातु है या अधातु है या उपधातु है या मिश्र धातु है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ पीतल है क्या। तो पीतल जो है मिश्र धातु है जो जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 78 क्वेश्चन को देख लेते हैं। अमलगम होते हैं, तो अमलगम होते हैं उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक या विषमांगी मिश्रण। तो दोस्तों ये जो होता है अमलगम विषमांगी मिश्रण होता है। क्लियर हो गया? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 में बोल रखा है कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो 79 को मैं थोड़ा फास्ट कराने का प्रयास करता हूं दोस्तों, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो लगभग बन चुका है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट कराने का प्रयास करता हूं। तो भर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है, तो परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग कहां पर होता है दोस्तों? निस्तापन में होता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनेन में क्रियात्मक समूह जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देख लीजिए। प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह, इसको तैयार रखिएगा दोस्तों, क्रियात्मक समूह बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सब तैयार रखिएगा। ठीक है, तो प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह होता है बॉन्ड CHO। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 को आप देख लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहली समूह उपस्थित होते हैं? तो एल्कोहली समूह उपस्थित होते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 को देख लीजिए। एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम है। IUPAC नाम से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है दोस्तों। अगर बांड से नहीं पूछेगा तो IUPAC से पूछेगा, IUPAC से पूछेगा तो बांड से नहीं पूछेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तैयार रखिएगा। एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम होता है, तो एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन को आप देख लीजिए दोस्तों। C2H6 का IUPAC नाम है, C2H6 का IUPAC नाम है, तो इसका एथेन नाम होता है C2H6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापनी H परमाणु है, यानी हाइड्रोजन परमाणु है? तो आपको एसिटिक अम्ल में बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि एसिटिक अम्ल में विस्थापनी जो अम्लीय परमाणु हाइड्रोजन है वह कितना होता है? 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87 है लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। ये क्वेश्चन तो हर साल लगभग पूछा जाता है, एक आध साल अंतराल करके नहीं तो बराबर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए मैं बताता हूं लिथियम का जो विकर्ण संबंध होता है वो किससे होता है। ठीक है, तो लिथियम का जो विकर्ण संबंध होता है वो मैग्नीशियम से होता है। क्वेश्चन नंबर 88 को देख लीजिए। निरूपक यानी प्रारूपिक तत्व है सोडियम, पोटेशियम, स्कैंडियम या हीलियम। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ये निरूपक या प्रारूपिक तत्व बोल दे, तो निरूपक या प्रारूपिक तत्व की जब भी बात करेगा तो सोडियम पर ही आप टिक करिएगा। ठीक है, 89 है आपका मुद्रा धातु है।
मुद्रा धातु है। तो मुद्रा धातु जो है दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। ठीक है, 19 क्वेश्चन है दोस्तों, यानी 90वां नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर का क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, एल्केनो का सामान्य सूत्र है, एल्केनो का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो 3 नंबर आपका केमिस्ट्री से भी पक्का हो गया। इन टोटल करेंगे तो 4 + 4 + 3 बराबर 11 नंबर का मैंने प्रश्न यहाँ पे करा दिया। ठीक है, 4 फिजिक्स, 4 यहाँ पे बायोलॉजी, 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे केमिस्ट्री से। तो 11 नंबर का प्रश्न पूरा मैंने तैयार करा दिया। यदि आप सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो मैं के साथ कह सकता हूं कि आप दोस्तों 90% प्लस रिजल्ट लेके आओगे, ये देख लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं घर बैठे फ्री में, वो भी ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम 2022 यानी 90% लाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ये आपको ही फायदा होने वाला है। यदि आप नहीं सब्सक्राइब करोगे तो इसमें आपका घाटा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।